Hello everyone, welcome to Sabka Topper. Today we will discuss the chapter How Do Organisms Reproduce. This is the chapter 8 from your NCERT class 10th science textbook, and this is the introduction part of this chapter. How do organisms reproduce? यहाँ पर हमें जिस चीज़ को स्टडी करना है वो है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन वर्ड आप सब जानते हो, एक ऑस्प्रिंग का प्रोड्यूस होना, मल्टीप्लिकेशन होना स्पीशीज़ का, ये सब रिप्रोडक्शन का ही पार्ट आता है. स्पीशीज़ आप सबको क्लियरली पता है, आप सबने टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को स्टडी किया हुआ है क्लास 9th में. मैं यही बोलती हूँ कि वीडियोस को आप देखते हो, जैसे जैसे आप स्टडी करते हो, जो प्रीवियस चीज़ें हैं उन्हें भूलना नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको आगे जो है यूज़ आपको उससे हेल्प मिलती है. तो आपको उन चीज़ों को बिल्कुल जो है फॉरगेट नहीं करना है, आपको याद रखना है उन चीज़ों को भी, ठीक है. सो हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इसमें ऑर्गेनिजम्स जो हमने स्टडी किया था, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म आप ले लो, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि आप बहुत बड़ा कोई ऑर्गेनिज्म लो, ठीक है, लैंड टेरेस्ट्रियल एनिमल लो, या चाहे आप प्लांट्स को देखो, वो भी ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, क्योंकि हमने स्टडी किया लिविंग और नॉन लिविंग का डिफरेंस भी, ठीक है, तो वो भी हमारे उसमें आते हैं. उसके साथ ही साथ आप चाहो तो माइक्रोब्स को ले लो, मैक्रो वर्ल्ड में जाओ चाहे माइक्रो वर्ल्ड में जाओ, दोनों में ही आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करोगे कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं, दे मल्टीप्लाई, ठीक है. और इसके पीछे क्या रीज़न है कि अगर ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, है ना, तो पूरी अर्थ पर, है ना, पूरी अर्थ पर क्या होगा, ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक्सटेंट होते चले जाएंगे, है ना. अगर ह्यूमन बींग्स मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ह्यूमन बींग्स एक्सटेंट हो जाएंगे. तो इसीलिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है. उसके साथ ही साथ इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन. ये टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, होगा पॉसिबल तो मैं इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है. द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन. रिप्रोडक्शन सिर्फ अपनी जनरेशन को कंटिन्यू करना ही नहीं होता, वेरिएशंस लाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग स्टडी करेंगे हेरिडिटी के बारे में, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसीलिए मैं आपको बस इसमें वो पूरा कराऊंगी, जो ओवरव्यू है वो प्रोवाइड करूंगी. यहाँ पर कुछ ज़्यादा बहुत डिटेलिंग में नहीं जाना है, आपको पता चले कि चैप्टर से क्या चीज़ें सीखनी है, वो इंपॉर्टेंट होगा इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है. और इंट्रोडक्शन पार्ट को आपको स्किप नहीं करना है. अगर आप जंप कर जाओगे डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में तो उससे आपका लॉस होगा, क्योंकि आपको फिर ये चीज़ समझ नहीं आएगी जो मैकेनिज्म हम यहाँ स्टडी करेंगे अभी, ठीक है. तो बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि ऑर्गेनिजम्स क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं. आपको नेक्स्ट जो हम चैप्टर पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसमें आप इवोल्यूशन से देखोगे कि इवोल्यूशन कितना ज़्यादा आपके रिप्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है, ठीक है. तो वो सब यहाँ से लिंक करते जाना है, ठीक है. अब बेसिकली यहाँ पे हमें जो चीज़ों को स्टडी करना होता है, एक तो हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे. प्लांट्स का जो आप लोगों ने जो है जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है प्लांट्स के बारे में, कि प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है. सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को हम स्टडी करेंगे. और साथ में ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, किस तरह से ऑफरिंग्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे. और हम पढ़ेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी कैसे रिप्रोडक्शन होता है. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का. इससे क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल बेस्ड जो है डायग्राम्स आते हैं बहुत सारे. इस चैप्टर से प्रैक्टिकल डायग्राम्स आते हैं, और मैं आपको बताऊंगी कि इसमें इतने सारे डायग्राम्स में भी कुछ ऐसे डायग्राम्स हैं जो ज़्यादा आते हैं और जो डायग्राम्स कम आते हैं, ठीक है. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये बहुत कम आता है. फीमेल रिप्रोडक्टिव फिर भी आता है क्योंकि उसमें जो है ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत रेयर है, बहुत कम आता है. स्पर्म का भी डायग्राम जो है बहुत कम आता है. तो मैं आपको यहाँ पे वो बता दूंगी सारा, ठीक है. और ज़्यादा जो आने के चांसेस होते हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर वाले, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. मैंने आपको पूरा एक ओवरव्यू दे दिया, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को पूरा समझ आ गया है कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर की क्या क्या इंपॉर्टेंस होगी, ठीक है. Before we discuss the mechanisms by which organisms reproduce, let us ask a more basic question. अब आपसे बोला गया है कि ऑर्गेनिज्म जिस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, उस मैकेनिज्म को स्टडी करने से पहले हमें एक क्वेश्चन अपने आप से पूछना है. एक क्वेश्चन पूछेंगे हम जो कि काफ़ी बेसिक है. व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. यहाँ तो हम सीखेंगे, प्रोसीजर देखेंगे, हाउ दे रिप्रोड्यूस, लेकिन यहाँ पर व्हाई दे रिप्रोड्यूस, इसके बारे में सोचना है. ये मैंने आपको बताया अभी थोड़ा सा कि आखिर क्यों इम्पॉर्टेंट है. आफ्टर ऑल, अच्छा, हमने लिविंग और नॉन लिविंग को स्टडी किया था. फर्स्ट जो आपका बायोलॉजी सेक्शन से चैप्टर है उसमें हमने स्टडी किया था लाइफ प्रोसेसेस में. तो आपने देखा था कि अलग अलग जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बॉडी में होती हैं, सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं, जैसे आपका डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, ये सारे सिस्टम्स आपकी लाइफ को, है ना, आपकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है. यही डेफिनेशन स्टडी की थी शायद हमने लाइफ प्रोसेसेस में भी.
लेकिन रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, ज़रा सोचो क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर रिप्रोडक्शन ना हो, मल्टीप्लिकेशन ना हो ऑर्गेनिज्म का, तो वो क्या जिंदा नहीं रह सकता? ऐसा कुछ है, सोचो इसके बारे में. आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. यही बताया हुआ है यहाँ पर आपको कि रिप्रोडक्शन नेसेसरी नहीं है. किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को सस्टेन करने के लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, उस तरीके से इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि रेस्पिरेशन है आपका, जितना डाइजेशन का प्रोसेस, एक्सक्रीशन का प्रोसेस, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. एक्सक्रीशन हमने स्टडी किया था जहाँ हमने देखा था कि अगर एक्सक्रीशन ना हो बॉडी में तो कितने हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस आपकी बॉडी में कितने वेरियस टाइप ऑफ डिजीजेस को कॉज कर सकते हैं. तो क्या रिप्रोडक्शन से ऐसा कुछ होता है? नहीं. ठीक है. Unlike the essential life processes as nutrition, respiration, excretion, ठीक है. On the other hand, if an individual organism is going to create more individuals, अब यहाँ बताइए कि अगर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म मोर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करेगा, प्रोड्यूस करेगा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? लॉट ऑफ एनर्जी विल बी स्पेंट, है ना, इन दिस प्रोसेस. आप सबको पता है कि एनर्जी स्पेंड होगी. हमें पता है कि हर एक वर्क के लिए हमें एनर्जी की जो है नीड होती है. लेकिन रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लिकेशन जो है ऑर्गेनिजम्स का, जो अगर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को, है ना, प्रोड्यूस करता है, तो उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एस्केप होती है, मींस यूटिलाइज होती है उस प्रोसेस में. आपको ये चीज़ याद रखनी है कि लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ यूज्ड. MCQ में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए. सो वाई शुड एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन अ प्रोसेस इट डज नॉट नीड टू स्टे अलाइव? ये बात तो सही है. हम किसी ऐसी चीज़ में एनर्जी को क्यों वेस्ट करें जिस चीज़ को मतलब हमें अलाइव रहने के लिए नीड ही नहीं है, जिस चीज़ की नीड जो है हमें ज़िंदा रहने के लिए है ही नहीं, उस चीज़ के लिए हम अपनी इतनी ज़्यादा लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है इस प्रोसेस में, तो इसमें क्यों हम अपनी एनर्जी को जो है वेस्ट करें? इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस द पॉसिबल आंसर्स इन द क्लासरूम. तो बेसिकली हम ये सारे टॉपिक्स को जो है डिस्कस करेंगे और ये बहुत आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगा. Whatever the answer to this question, it is obvious that we notice organisms because they reproduce. Very very important thing. Whatever the answer to this question, चाहे आप कुछ भी आंसर करो इस क्वेश्चन का कि why do organisms reproduce, लेकिन आपको ये चीज़ तो ऑब्वियस है कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को तभी नोटिस कर सकते हैं क्योंकि वो रिप्रोड्यूस हो रहे हैं. मैंने आपको भी बताया था इंट्रोडक्शन में भी यही बात. If there were to be only one non-reproducing member of a particular kind, it is doubtful that we would have noticed its existence. आपको ये बताया गया है कि अगर सिर्फ एक only one non-reproducing member means वो reproduce नहीं कर सकते या नहीं करते हैं, non-reproducing member, ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड, किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ के ध्यान से समझो, किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ के नॉन रिप्रोड्यूसिंग मेंबर, ठीक है, ओनली वन मेंबर, क्योंकि अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वन से तो ज़्यादा होंगे ही नहीं ना. ओनली वन मेंबर, नॉन रिप्रोड्यूसिंग मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड, अगर ऐसा होता है, इट इज़ डाउटफुल. हमारे लिए ये सोचना भी, मतलब हम कंफ्यूज हैं, हम ये सोच भी नहीं सकते, हमारे लिए ये भी डाउटफुल है दैट वी वुड हैव नोटिस्ड इट एग्जिस्टेंस, कि हम उसकी एग्जिस्टेंस को कभी नोटिस कर सकें. ठीक है. इट इज़ द लार्ज नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू अ सिंगल स्पीशीज दैट ब्रिंग देम टू आवर नोटिस. अगर एक ही ऑर्गेनिज्म होता तो सीधी सी बात है कि हम नोटिस नहीं कर पाते, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि एक सिंगल स्पीशीज़ के इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें भी वेरिएशंस हैं. ये वेरिएशंस अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, उनमें भी वेरिएशंस हैं, इसलिए तो हम उनको नोटिस कर पा रहे हैं. ठीक है. अगर ह्यूमन बींग्स, होमोसेपियंस जो आपका स्पीशीज़ है, अगर उसके इतने सारे होते ही नहीं ऑर्गेनिजम्स, इतने सारे मीन्स ह्यूमन बींग्स अगर नहीं होते तो हम नोटिस नहीं कर पाते. कोई एक ह्यूमन बींग अंटार्कटिका में रह रहा होता, हम उसको देख नहीं पाते, हमें पता ही नहीं होता, और हम भी किससे एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है. ये चीज़ थोड़ी सी आपको समझनी है, इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करो, तब आपको पता चलेगा कि रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि नीड क्या है. और ये क्वेश्चन इस तरह से भी आता है बहुत बार कि जो है, जब आपको ये पता है कि रिप्रोडक्शन जो है उसमें लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट होती है, साथ ही साथ में जो है रिप्रोडक्शन नेसेसरी नहीं है आपके सर्वाइवल के लिए, फिर भी क्यों ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, तब आपको यहाँ पे बताना है. वेरिएशन वाला टॉपिक, इवोल्यूशन, सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, फिर उसमें ये वाला भी पॉइंट आएगा. ठीक है. हाउ डू वी नो दैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द सेम स्पीशीज़? कैसे हमें पता चलेगा कि दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं एक ही स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं? अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वो भी हमें पता नहीं चल पाएगा. यूजुअली वी से दिस बिकॉज दे लुक सिमिलर टू ईच अदर. हमने ये चीज़ तो पढ़ी है. स्पीशीज़ क्या चीज़ होती है? स्पीशीज़
मैंने 9th में ही बताया है, और जो 9 से 10th में आएंगे उनको तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि मैंने उसमें भी आपको स्पीशीज़ के बारे में बहुत क्लियर कंसेप्ट दिया है, क्रिस्टल क्लियर, कि स्पीशीज़ क्या होती है। स्पीशीज़ में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, स्पीशीज़ वो चीज़ होती है, भले ही वो अपेरेंस में तो सेम होगी क्योंकि वो स्पीशीज़ है, उस सेम तो अपेरेंस है, ठीक है, ये तो बाहर से हम एक्सटर्नल फीचर्स देख रहे हैं कि हाँ वो सेम है देखने में, सबके पास जो है लिम्स है, 4 लिम्स है, वो सब ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर वो स्पीशीज़ है तो वो आपस में इंटरब्रीड कर सकती है। अगर कोई भी दो ऑर्गेनिज्म आपस में ब्रीड कर सकते हैं तो दे आर फ्रॉम द सेम स्पीशीज़, ठीक है। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस कर सकते साथ में, तो फिर वो एक स्पीशीज़ के नहीं होंगे, ठीक है। Thus reproducing organism create new individuals that look very much like themselves, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स जो है बिल्कुल वैसे ही इंडिविजुअल क्रिएट करते हैं जैसे उनके जैसे सेम ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्स, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन के बाद मैं इस टॉपिक को इसी में कवर कर दूंगी, ठीक है। और इस टॉपिक पे फुल अटेंशन देके स्टडी करना, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और समझ भी जल्दी नहीं आता है, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगी आपको पूरा समझ में आ जाए। अगर फिर भी कोई क्वेरी होगी तो डू आस्क मी, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर बिकॉज, अब देखो पहले हेडिंग को समझो, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्स। अब अभी हमने क्या पढ़ा लास्ट टाइम कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली उनके जैसे ही होते हैं, है ना। आप उसको आइडेंटिकल नहीं कह सकते हो कि वो आइडेंटिकल वैसे ही होते हैं। क्या आपने देखा है, सिमिलर आइज एंड एवरीथिंग आइडेंटिकल नहीं होता, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो हम देखते हैं हाइट में, वेट में, है ना। एक्सटर्नल फीचर्स भी डिफरेंट होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन फिर भी सिमिलैरिटीज़ तो होती हैं। 2 आइज़ है तो 2 आइज़ ही होती है, ऐसा तो नहीं किसी के 4 आइज़ है, किसी के 5 आइज़ है, किसी के 7 ईयर्स है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो वो सिमिलैरिटी हम देखते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते टोटली, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है, ये डीएनए का पूरा कंसेप्ट है जो आपको यहाँ समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के सारे टॉपिक्स जो है ना बहुत ईजी गोइंग है, आराम से समझ में आ जाएंगे, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा समझ लो ध्यान से, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और साथ में समझना भी, इसको आपको प्रॉपरली देखना है, पूरी वीडियो को देखना है, स्किप कुछ नहीं करना है। ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइंस आर सिमिलर। अच्छा, हमें कोई दो ऑर्गेनिज्म एक जैसे कैसे लगता है, क्योंकि उनके बॉडी की डिज़ाइन हमें सिमिलर लगते हैं, उनके 4 लिम्स, उनके एक्सटर्नल फीचर्स, ईयर्स, नोज, आई, सब हमें सिमिलर लगते हैं, नंबर इक्वल लगते हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि ऑर्गेनिज्म सिमिलर है। या हम अगर 2 डॉग्स को देखते हैं तो हम इसीलिए तो आइडेंटिफाई कर पाते हैं क्योंकि हमें दोनों का फीचर डॉग वाला लगता है, एक्सटर्नल फीचर दोनों का डॉग वाला लगता है, इसलिए हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि दोनों डॉग्स हैं। इफ बॉडी डिजाइंस आर टू बी सिमिलर, द ब्लूप्रिंट्स इज व्हाट, डीएनए, ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ डीएनए को कहते हैं। इफ बॉडी डिजाइंस आर टू बी सिमिलर, अगर बॉडी डिजाइंस को सिमिलर होना है, द ब्लूप्रिंट्स ऑफ दीज डिजाइन शुड बी सिमिलर। अब जो ब्लूप्रिंट है, तो क्या आपको पता है कि ऑफस्प्रिंग ऐसे तो नहीं होता, हमने एक सेल थ्योरी पढ़ा था 9th क्लास में, सेल थ्योरी डिस्कस करा था हमने, जिसमें हमने क्या स्टडी किया था कि सारे ऑर्गेनिजम्स, मैंने आपको बताया था, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताए थे इसमें मैंने आपको, कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो सिंगल सेल से प्रोड्यूस होते हैं, चाहे वो मल्टी सेल्यूलर क्यों ना हो। ह्यूमन बींग्स का जाइगोट भी जो है पहले एक यूनिसेल्यूलर होता है, उसके बाद उस पर सेल्स जो है मल्टीप्लाई करते हैं। ये सबसे बड़ी सेल थ्योरी की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चे भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं बार बार आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि ब्लूप्रिंट, अब आपको पता है कि ऑर्गेनिज्म, आपके जो ऑर्गेनिज्म कहीं डेवलप होता है बॉडी में, तो वो पूरा एग्जैक्टली वैसा उतना बड़ा हाइट का, वेट का, सिमिलर फीचर वाला तो नहीं होता। सबसे पहले क्या होता है, उसका ब्लूप्रिंट होता है, जो बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, डीएनए उसकी बॉडी की, जहाँ पर भी ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है, जिसकी भी बॉडी में जहाँ पर भी उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसका एक ब्लूप्रिंट होता है, डीएनए होता है, बस वो डीएनए ही सारा वर्क करता है, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा लिटिल, मतलब बिल्कुल उसका जो है लेस अमाउंट में, उसकी बॉडी की अगर हम कंपैरिजन में देखें तो बहुत ही कम और बहुत ही माइन्यूट जो है वो चीज़ होती है, और वो इतना माइन्यूट है कि इसको हम एक तरह से हाइपोथेटिकल भी मानते हैं डीएनए को, क्योंकि हम एक्चुअली इसको विजुअलाइज नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ठीक है। फिगर्स हम देखेंगे कुछ अभी। फॉर दीज डिजाइन शुड बी सिमिलर, दस रिप्रोडक्शन एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल विल इन्वॉल्व मेकिंग कॉपीज ऑफ द ब्लूप्रिंट्स ऑफ बॉडी डिजाइन। अब रिप्रोडक्शन का सबसे बेसिक टर्म क्या होगा, ऑर्गेनिज्म को सिमिलर दिखाना है तो सब सीधी सी बात है कि सबसे पहले क्या होगा, ब्लूप्रिंट की कॉपी होगी, जो आपकी जो है मदर के ब्लूप्रिंट्स है, मदर का डीएनए है, उसकी कॉपीज क्रिएट होंगी, ठीक है। इन क्लास 9th वी लर्न दैट द क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
DNA, दैट इज डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी है, क्लास 9th में हमने क्या स्टडी किया था कि क्रोमोसोम जो होते हैं न्यूक्लियस में, आपने क्रोमोसोम को भी स्टडी किया था, क्रोमैटिड्स को भी स्टडी किया था, सब कुछ स्टडी किया हुआ है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं न्यूक्लियस में, किसी सेल का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन्फॉर्मेशन को, इनहेरिटेंस की इन्फॉर्मेशन। इनहेरिटेंस मतलब वो फीचर्स, वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो चीज़ें जो आपको मदर से मिलती हैं, ठीक है। तो इनहेरिटेंस जो होता है फीचर्स का, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? क्रोमोसोम्स। और नेक्स्ट जनरेशन में किस फॉर्म में जाता है वो? DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में वो जाता है। द DNA इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। अब यहाँ से आपको चार्ट प्रिपेयर करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि DNA जो सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है वो सोर्स है, उससे प्रोटीन्स बनते हैं। प्रोटीन से बहुत कुछ होता है हमारी बॉडी में, डेवलपमेंट्स होते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, और साथ ही साथ में जो है प्रोटीन का एक डिफरेंट वर्क भी होता है इनहेरिटेंस में, ठीक है। तो DNA जो है प्रोटीन क्रिएट करेगा, उसका सोर्स बनेगा, ठीक है। इफ़ द इंफॉर्मेशन इज चेंज्ड डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड। अगर वो इन्फॉर्मेशन जो DNA को मिलती है अगर वो चेंज हो जाए तो क्या होगा? प्रोटीन्स भी डिफरेंट हो जाएंगे, एंड डिफरेंट प्रोटीन्स विल इवेंचुअली लीड टू ऑल्टर्ड बॉडी डिज़ाइन। तो इस सिचुएशन में बॉडी डिज़ाइंस भी क्या हो जाएंगे? ऑल्टर्ड हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगी। मीन्स ये जो प्रोटीन का सोर्स DNA है, ये किस बेसिस पे प्रोटीन बनाता है? उस बेसिस पे जो फीचर्स आपकी मदर के हैं उस फीचर्स के बेसिस पर ही वो DNA बनता है। लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन डिफरेंट हो जाए तो उस सिचुएशन में ऑल्टर्ड बॉडी डिज़ाइंस जो है वो हो जाएंगे। तो ये चीज़ DNA का वर्क है कि प्रोटीन्स बनाएगा, वो हेल्प करेगा प्रोटीन बनाने में। देयरफॉर अ बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ अ DNA कॉपी। DNA की कॉपीज बनेंगी। सेल्स यूज केमिकल रिएक्शंस टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर DNA। सेल्स में क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस होती हैं, फिर DNA की कॉपीज बनती हैं। दिस क्रिएट्स 2 कॉपीज ऑफ DNA इन अ रिप्रोड्यूसिव सेल एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना? मैं बहुत स्लोली एंड स्टेडली जा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि DNA ब्लूप्रिंट है लाइफ का। DNA जो है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन सोर्स है, जो कि क्रोमोसोम न्यूक्लियस, क्रोमोसोम में जो इनहेरिटेंस के फीचर्स हैं वो DNA की फॉर्म में जो है आगे जाते हैं, और क्रोमोसोम न्यूक्लियस में है आपके सेल में, और यहाँ पर रिएक्शन होगी सेल में जिसके थ्रू DNA जो इन्फॉर्मेशन सोर्स है फॉर मेकिंग प्रोटीन वो वर्क करेगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉपीज क्रिएट होंगी DNA की। यहाँ तक आपको समझ आ गया? अब यहाँ पे DNA की कॉपीज कैसे बनेगी? एक DNA 2 जो है उसमें डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 2 डॉटर DNA में एक DNA रिप्रोड्यूसिंग सेल में, जो सेल रिप्रोड्यूस करने वाला है उसमें एक DNA जो है 2 में डिवाइड हो जाएगा। However, keeping one copy of DNA in the original cell and simply pushing the other one out would not work। अब आपको एक चीज़ समझनी है, अगर 2 DNA है तो सिंपल सी बात है कि आप ये सोचोगे कि एक DNA जो है वो बेबी में जाएगा, ऑफस्प्रिंग में जाएगा और एक मदर में रहेगा, एक को रख लेना और दूसरे को भेजना। ये वर्क नहीं करता, ठीक है। ये चीज़ वर्क नहीं करती है बिकॉज द कॉपी पुश्ड out would not have any organized cellular structure for maintaining life processes। आपको ये चीज़ पता है कि DNA में कोई सेलुलर स्ट्रक्चर ऐसा प्रेजेंट नहीं है कि अगर हम उसको इंडिपेंडेंट कर दें, उन दोनों डॉटर्स को इंडिपेंडेंट कर दें किसी एक को, तो वो अपने आप वर्क कर सकता है, ऐसा उसके पास वो नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो डॉटर DNA में ये चीज़ आपको याद रखनी है। देयरफॉर DNA कॉपिंग इज अकम्पनीड, DNA कॉपी जैसा हुई आपकी एक DNA से 2 DNA, वो उसके साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज़ द क्रिएशन ऑफ एन एडिशनल सेल्यूलर एपरेटस एंड देन द DNA कॉपीज सेपरेट। क्या होता है? क्रिएशन होता है एक एडिशनल सेल्यूलर एपरेटस का। मीन्स सेल बने, सेल का वर्क हो पाए, वो एपरेटस भी क्रिएट करना पड़ता है। DNA सेल नहीं होता, ठीक है। वो सिर्फ ब्लूप्रिंट है लाइफ का, इनहेरिटेंस फीचर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो सेल नहीं है, तो सेलुलर एपरेटस भी बनाना पड़ता है। एंड देन द DNA कॉपी इज सेपरेट, फिर ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, ईच विथ इट्स ओन सेलुलर एपरेटस। अब इनके अपने सेलुलर एपरेटस है तो ये फिर सर्वाइव कर पाते हैं। इफेक्टिवली अ सेल डिवाइड्स टू गिव राइज टू 2 सेल्स, और फिर 2 डिफरेंट, क्योंकि आपने देखा ना कि एक DNA से 2 DNA बन गए। अब दोनों DNA ने अपना अपना एक सेलुलर क्रिएट किया, उसी टाइम क्रिएशन होता है सेलुलर एपरेटस का, दोनों का जो दोनों DNA बने उन दोनों का सेलुलर एपरेटस बना। अब ये दोनों सेलुलर एपरेटस 2 सेल बन जाएंगे, 2 सेल डिफरेंट अलग अलग हो जाएंगे डिवाइड होकर, क्योंकि इनके पास अब सेलुलर एपरेटस प्लस द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ DNA प्रेजेंट है, तो अब ये फंक्शन कर सकते हैं। These 2 cells are of course similar, ये दोनों सिमिलर ही होते हैं, बट आर दे लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल? मैंने बता दिया आइडेंटिकल नहीं है, सिमिलर है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली द कॉपी रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड अकर।
अब इस क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, इसका आंसर कहाँ पे डिपेंड करेगा कि कितना एक्यूरेटली कॉपी रिएक्शन हो रही है। जो कॉपी वाली जो हमने रिएक्शन देखी सेल में, वो कितना एक्यूरेट है। और कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन जो होती है ना, वो कम्प्लीटली एक्यूरेट नहीं होती, ठीक है। डिफरेंस थोड़ा बहुत होता है, और ये बहुत ही माइनर डिफरेंस है जो आप ऑब्जर्व भी नहीं कर पाओगे। लेकिन जब हम इसे मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद स्टडी करते हैं तो ये इवोल्यूशन बन जाता है, और फिर हम देखते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। ये धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट होता रहता है। ये मैं आपको नेक्स्ट वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली कॉपी रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड अकर। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल, ठीक है। यही आपको यहाँ पे भी बताया हुआ है कि कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन आपके लिए रिलायबल नहीं है, कंप्लीटली आइडेंटिकल नहीं होती है। देयरफॉर इट इज ओनली बी एक्सपेक्टेड दैट द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द डीएनए विल हैव सम वेरिएशंस ईच टाइम। थोड़ी थोड़ी जो है वेरिएशंस मतलब डिफरेंस, ठीक है। थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस, थोड़ा डिफरेंस जो माइनर आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते अभी, वो बहुत टाइम के बाद एक ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर बन जाता है, लेकिन अभी आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते उसको। बहुत ही लिटिल वेरिएशंस जो है वो आपको दिखती हैं। एज अ रिजल्ट द डीएनए कॉपीज जनरेटेड विल बी सिमिलर। डीएनए कॉपी, अब ये लाइन आपको हाईलाइट कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द डीएनए कॉपी जनरेट्स विल बी सिमिलर। द डीएनए कॉपीज जो जनरेट हुई हैं दे विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल वन, ठीक है। जो ओरिजिनल वन है उसके साथ आइडेंटिकल नहीं है, सिमिलर है। दोनों वर्ड्स में बहुत डिफरेंस है। सिमिलर मतलब डिफरेंट होता है, आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्ट कॉपी A to Z हो जाना, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या हम सब अपनी जो है मदर के जैसे या फादर के जैसे एग्जैक्ट हैं? नहीं होता ना ऐसा, कुछ डिफरेंस हम में होती है। हम उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, हाइट, वेट एंड यू नो हमारा फेस का कलर, हर चीज़ हमारे थोड़ा जो है डिफरेंस। एक्सटर्नल भी डिफरेंट होता है, इंटरनल भी डिफरेंट होता है। इंटरनल में हमारे पास ऑर्गन्स तो सेम होंगे क्योंकि वी आर सिमिलर, है ना, वी आर नॉट आइडेंटिकल। हमारे ऑर्गन्स में कुछ चीज़ें डिफरेंस हो सकती हैं, कुछ हमारे पास जो है इनहेरिटेड वो हो सकती है, कोई एलिमेंट हो सकता है, कोई डिजीज़ हो सकती है। तो दिस आर द थिंग कि हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होता है कि डीएनए कॉपी जो है वो सिमिलर होगी लेकिन आइडेंटिकल नहीं होगी। सम ऑफ दीज वेरिएशंस माइट बी सो ड्रास्टिक। अब यही वेरिएशंस हमने स्टडी किया, वैसे तो ये बहुत कम होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ वेरिएशंस इतनी ज़्यादा ड्रास्टिक हो जाती है, इतनी ज़्यादा जो है भयंकर हो जाती है कि जो न्यू डीएनए कॉपी बनता है वो वर्क नहीं कर पाता। वो सेलुलर एपरेटस जो उसको इनहेरिट में मिलता है, मतलब जो वो अपनी मदर से, मेरा मदर पेरेंट्स से उसको मिलता है, वो उसके साथ वर्क नहीं कर पाता। इस सिचुएशन में जो सेल बनता है, सेलुलर एपरेटस प्लस जो डीएनए है उसके साथ ड्रास्टिक चेंजेस आने की वजह से वो मर जाता है, सिंपली डाई, ठीक है। On the other hand, there could still be many other variations in the DNA copies that would not lead to such drastic outcome. आपको ये पता है कि बहुत सारे ऐसे variations होते हैं, मैंने आपको बताया, जिसमें drastic outcome नहीं होता, बहुत टाइम के बाद आप जो है उसको देख सकते हो। Thus the surviving cells are similar to but subtly different from each other. Similar होते हैं लेकिन different होते हैं, they are not identical. This inbuilt tendency for variation during reproduction is the basis of evolution. जो मैंने आपको बताया कि evolution का basis जो है ये टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन है, कि वेरिएशन होता रहेगा। ये भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है कि हमेशा जो है ऑफस्प्रिंग में कुछ ना कुछ वेरिएशन आएंगे, बिकॉज नो बायोकेमिकल रिएक्शंस इज एब्सोल्युटली रिलायबल। ये हमने स्टडी किया था, नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल। तो कुछ ना कुछ जो है इसमें हम देखेंगे कि भले हम पहले ऑब्जर्व नहीं करते उसको, ये माइनर होते हैं, बाद में हम उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं। एज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर, ये हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में डिस्कस करेंगे। अभी जो इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन है, इस पर एक डिफरेंट स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और साथ ही साथ में जो है इस टॉपिक को थोड़ा ब्रॉडली भी क्लासीफाई करना है, अच्छे से डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, ये क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये दो टॉपिक ही जो है ना थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेंगे, ऊपर वाला जो मैंने अभी आपको बताया, और मैंने पूरा ट्राई किया कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब आप फ्लो चार्ट्स बना लो, जैसा भी आपको प्रॉपर लग रहा है आप बना लो, वैसे मैंने पूरा समझा दिया आपको ठीक से। द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अगर अभी जो ये टॉपिक हमने स्टडी किया इसमें आपको कोई भी क्वेरी है, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है और मैंने ट्राई किया कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई भी क्वेरी अगर आपको है तो आप ज़रूर पूछो, ठीक है। आपके पास कमेंट बॉक्स का जो है ऑप्शन है, आप कमेंट करो, पूछ सकते हो आप मुझसे, ठीक है। साथ ही साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ये सब काम आपको करना ही है। और साथ में वीडियो को शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी हेल्प मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।